प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं का हिंदी का जो निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हम अपठित गद्यांश और काव्यांश के उत्तर देख चुके हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। आगे पूरी किताब के प्रश्न उत्तर जो है वो हम सरल सटीक रूप से आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथी दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, इसलिए आपके लिए ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आज हम पहले वाले पार्ट में हमने पेज नंबर 1 से लेकर के 11 तक को हल कर लिया था। अब 11 के बाद में पेज नंबर 12 से देखते हैं, जिसमें दे रखा है पत्र लेखन के बारे में। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र परीक्षा में प्रश्न आता है। औपचारिक पत्र क्या होता है? तो व्यक्तिगत संबंधों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पत्र जैसे विद्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्रों की कोटि में श्रेणी में आते हैं। इसमें भाषा जो है वो औपचारिक होती है। ये पत्र संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र की विशेषताएँ या औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, यह है आपको याद रखना है। अनौपचारिक पत्र के बारे में भी याद रखना है। अपने निजी परिवारजनों, रिश्तेदारों, संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र जो है अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें भाषा व्यवहारिक और भावनात्मक होती है तथा ये पत्र जो है विस्तृत भी होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन विद्यालय या कार्यालय आदि के लिए लिखा जाता है, जिसमें ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है, जिसमें आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। परीक्षा में एक पत्र लिखने को आएगा आपको, एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। प्रति प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश, विषय शाला शुल्क से मुक्ति हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं शाला शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः कृपया मुझे शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक और इस प्रकार से इधर की साइड में आपको प्रार्थी मोहनचंद जो भी आपका नाम है, कक्षा 9वीं, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला इसी में आता है पिताजी का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु टीसी हेतु लिखना है आवेदन। तो प्रति प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर मध्य प्रदेश, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का नियमित छात्र हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो जाने के कारण मैं इस विद्यालय में अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः कृपया मुझे शाला से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक और अपना नाम प्रार्थी या छात्र के रूप में लिखना है। अगला, अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया, लिखा हुआ इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रति श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, शासकीय संदीपनी विद्यालय तिल्ला, आपके विद्यालय का जो भी नाम है वो लिखना है। विषय 2 दिवस के अवकाश है तो प्रार्थना पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं दिनांक 8/10/2025 से 9/10/2025 तक 2 दिवस विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, अतः कृपया मुझे उक्त 2 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बस आपसे यही विनय है। दिनांक लिखना है। धन्यवाद। और एक तरफ आपका नाम, प्रार्थी या छात्र का नाम। इस प्रकार से आपको 2 दिवस के अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखते आना चाहिए। अगला इसमें दे रखा है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखिए। तो शाला शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं पिछले सत्र में 80% अंक से उत्तीर्ण हुआ। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर और हमारी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, इस कारण वह मेरे विद्यालय का पूरा शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं। मेरी शिक्षा जारी करने की प्रबल इच्छा है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा विद्यालय शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। दिनांक लिखना है प्रार्थी और अपना नाम में एक तरफ लिखना है। ये शाला शुल्क मुक्ति है तो ऊपर भी आपको एक दिया गया है, उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। अगला, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय संदीपनी विद्यालय तिल्ला, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। सभी नए निवेदन है कि मैं कक्षा आपके प्रतिष्ठित विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा परिवार नौकरी या अन्य व्यक्तिगत कारणों से स्थानांतरण के कारण लंबे समय के लिए भोपाल जा रहा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी जारी करने की कृपा करें, ताकि मैं भोपाल के नए विद्यालय में प्रवेश ले सकूं और अपनी आगे की शिक्षा जारी रख सकूं। मैं आपके सहयोग के लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद। दिनांक लिखना है और अपना नाम एक तरफ लिखना है। इस प्रकार से स्थानांतरण टीसी हेतु आपको आवेदन पत्र लिखते आना चाहिए। परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है।
अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन, जिसमें पारिवारिक, समाज या फिर दोस्त रिश्तेदारों को ये भेजा जाता है। बड़ा होता है यह पत्र। इसकी भाषा भावनात्मक और जो भी देसी भाषा होती है वो भाषा का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए 500 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो पिताजी को पत्र में देखिए एक साइड में जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वो पता लिखा जाता है 105 गांधी आश्रम, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, दिनांक 10/6/2024। लिखा जा रहा है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। मैं आजकल परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी तक अधिकांश विषयों की पढ़ाई कर चुका हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वर्ष भी मैं सर्वाधिक अंक प्राप्त करूंगा। पिताजी, आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, अतः मनी ऑर्डर से रुपये भेजने की कृपा करें। आदरणीय माताजी और दीदी को चरण स्पर्श। आपका प्रिय पुत्र, जो भी वो आनंद है, उसने लिखा है यहाँ पर। और किसको भेजना है वो इधर एक तरफ लिखा हुआ है, प्रति श्री रमेश चंद्र जी, मकान नंबर 10, साकेत नगर, भोपाल। अगला दे रखा है यहाँ पर, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। ये भी अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो 23 शांति कुंज, गांधी मार्ग, भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025 से लिखा जा रहा है। प्रिय मित्र पल्लव, सप्रेम नमस्कार। आज समाचारों से पता चला है कि आप जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं स्वयं पति भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने आपके जैसा योग्य, चतुर, बुद्धिमान मित्र प्राप्त किया है। मैं हृदय से बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छा अपने जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करोगे। आदरणीय चाचा जी, चाची जी को चरण स्पर्श। हमारा मित्र कपिल, और जिसको भेज रहे हैं वो लिख रहे हैं, पति पल्लव, सनाप राजीव, 36, साकेत नगर, आगगर, मालवा, और पिन कोड लिखा हुआ है। इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। तो ये भी जो है वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। 27/1 न्यू साकेत नगर, भोपाल से लिखा जा रहा है। 15 सितंबर 2025। आपको ध्यान रखना है कि पत्र को, अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखना है और औपचारिक को कैसे लिखना है। प्रिय मित्र राजेंद्र, सप्रेम नमस्कार। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह समारोह दिनांक 30 सितंबर 2025 को भोपाल में संपन्न होने जा रहा है। तुम्हारा आना मेरे लिए एक सुखद अनुभूति होगा, अतः तुम विवाह की दिनांक से पूर्व ही आकर मेरी तैयारी में सहयोग करना। आदरणीय अंकल आंटी जी को चरण स्पर्श। प्यारी संचिता को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र किशोर, और जिनको भेजना है, प्रति राजेंद्र, सन ऑफ महेश, 105 अन्नपूर्णा नगर, इंदौर आदि। अगला चौथा दे रखा है इसमें, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हो अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है 27/1, जहाँ से भी पत्र लिख रहे हैं, न्यू साकेत नगर, भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025। यहाँ से लिखा जा रहा है। आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। आदरणीय पिताजी, आदरणीय सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल हूँ। मैं आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मैं पूरी लगन और मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस बार मैं अच्छा प्रदर्शन करूँगा। मेरी परीक्षाएं कुछ ही समय में शुरू होने वाली है और मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैंने गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों पर अधिक ध्यान दिया है। अपनी तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए मैंने एक विस्तृत अध्यापन क्रम बनाया है, जिसमें मैंने प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किया है। मैं अपनी पाठ्य पुस्तक, नोट्स और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का भी उपयोग कर रहा हूँ। अब अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। माताजी को भी सादर चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपका प्यारा पुत्र अजय शर्मा, जिनको लिख रहे हैं वो प्रति श्री प्रेम नारायण शर्मा, 24 नूतन नगर, धार। इस प्रकार से आपको लिखते आना चाहिए। आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। और प्रातःकालीन शेयर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 45/2 गांधीनगर, इंदौर, दिनांक 12 जून 2025 को। प्रिय छोटे भाई, खुश रहो। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रातःकालीन शेयर के कई लाभ हैं। सुबह सुबह शेयर करने से शरीर को ताजगी मिलती है और मन जो है वो शांत रहता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, जिससे दिल और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा शेयर करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक तनाव जो है कम होता है। ताजगी भरी सुबह का आनंद लेने के लिए सुबह जल्दी उठकर शेयर करने की आदत बनाओ। ध्यान रखना और खुश रहना। तुम्हारा बड़ा भाई अजय। इस प्रकार से पत्र लिखा गया है दोस्त भाई को योग के प्रति सचेत रहने के लिए। प्रति लोकेश, सन ऑफ प्रेम नारायण, 24 नूतन नगर, धार। अगला देखते हैं हम, निबंध लेखन आता है, जिसमें अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन या निबंध लेखन रूपरेखा सहित इस प्रकार से आएगा। आपको एक प्रश्न, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि 7 अंक का निर्धारित है इसमें। एक तो आपको ये निश्चित है कि निबंध आना ही है, और एक बाकी 3 नंबर का जो भी है वो अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन या विज्ञापन लेखन कुछ भी
आपको पूछा जा सकता है। तो निबंध लेखन में जीवन में खेलों का महत्व अधिकतर आपको ये पूरा याद कर लेना है। यहाँ पर रूपरेखा में आपको जो पॉइंट आप निबंध में लिखने वाले हैं वो रूपरेखा में आपको जैसे यहाँ पर दे रखे हैं ऊपर रूपरेखा में, उस प्रकार से पहले आप ऊपर लिख लें ताकि रूपरेखा के आपका नंबर मिल जाए। प्रस्तावना, व्यस्त जीवन एवं खेल, खेलों का महत्व और उपसंहार, ये 4 पॉइंट ही ये रूपरेखा में लिखना है। उसके बाद में निबंध को शुरू करना है। प्रस्तावना इस प्रकार से आपको लिखना है, व्यस्त जीवन एवं खेल और खेलों का महत्व और उपसंहार। कम से कम 4 पॉइंट आपके निबंध में होना चाहिए, तो तब जाकर के आपको 4 नंबर पूरे मिल पाएंगे। आगे देखते हैं संवाद लेखन क्या है। तो संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत, इसे वार्तालाप भी कह सकते हैं। यह शब्द जो है सम और वाद से बना है। इसका अर्थ है कि सम्यक बोलना। 2 लोगों की आपसी बातों को हम जो है संवाद कह सकते हैं। मतलब 2 आपस में जो बातचीत करते हैं उन बातों को संवाद कहा जाता है, और उन बातों को हम लिखते हैं तो उसको संवाद लेखन कहा जाता है। वो एक लिखने को आता है परीक्षा में आपको। संवाद की विशेषता, तो संवाद का सबसे प्रमुख गुण है स्वाभाविकता। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति, मनोदशा तथा संस्कार आदि के हिसाब से ही बोलता है, क्योंकि क्रोध और प्रेम की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। ग्रामीण, शहरी, शिष्ट, अशिष्ट आदि पात्रों की भाषा में अंतर होता है। अतः स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करना जो है वो संवाद कहलाता है। इस तरह संवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संवाद की विशेषताएं याद रखना आपको: स्पष्टता, आकर्षक वाणी, सहजता, स्वाभाविक भाषा शैली। संवाद लेखन के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि तेज गति से वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए 2 अभिभावकों के बीच बातचीत का संवाद रूप लिखिए। 2 बातचीत कर रहे हैं आपस में, उनका संवाद यहाँ पर लिखा गया है, सोहन और मोहन। जो भी बात करें आप अपने मन से किसी भी व्यक्ति का या छात्र का, लड़के लड़की का नाम लिख सकते हैं, और वो जो बोल सकते हैं ऐसी बात उनकी लिखना है। कि सोहन ने बोला तो सोहन करके डैश करके पूरा लिखेंगे, फिर मोहन ने बोला तो मोहन ने जो बोला वो लिखेंगे। इस प्रकार से उनके बीच आपस में जो बातचीत हुई वो पूरी लिखना है आपको। कम से कम 10-12 वाक्य होना चाहिए। उदाहरण 2 दे रखा है: परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र से संवाद कीजिए। तो ये सुरभि अपने मित्र से संवाद हो रहा है, अनु और सुरभि के बीच में ये लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए, आपको अपने मन से ही परीक्षा में लिखना है, इसलिए समझ लीजिए कि आपको करना कैसे है। संवाद लेखन आपस में बातचीत कैसी होती है, वही बातचीत आपको केवल लिखना है। तीसरा उदाहरण देखा: शिक्षक एवं शिष्य के बीच स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, वार्तालाप को लेकर संवाद लिखिए। तो ये शिक्षक और मयंक के बीच में जो बातचीत हुई वो लिखी जा रही है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर शिक्षक बोल रहे हैं कि मयंक, आज पहले कालखंड में हमने अपने कमरे की सफाई करनी है। तो मयंक बोलता है, जी हाँ सर, कल आपने बताया था, परंतु पहले तो ऐसा नहीं हुआ सर। तो शिक्षक बोलते हैं, भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, इसलिए। मयंक बोलता है, सर सफाई के लिए तो कर्मचारी है ना, हम क्यों करें सफाई। तो शिक्षक कहते हैं, यही तो बात है मयंक, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, यह हम सबका कर्तव्य है, केवल सफाई कर्मियों को नहीं। तो मयंक बोलता है, हाँ सर, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और उनकी बात सुनता हूँ। शिक्षक बोलते हैं, हाँ मयंक, प्रधानमंत्री सचमुच आदरणीय है। इस प्रकार से ये लिखा गया है। एक यहाँ कहानी से संवाद बना करके लिखा गया है नीचे, पिंटू और गणेश के बीच में। ये भी पढ़ लीजिए, पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि संवाद हमको लिखना कैसे है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया था कि योग के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो योग के बारे में आप जो भी लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। योग के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो योग का महत्व जो है वो आप लिख लेना है। योग एक ऐसी क्रिया है जो न सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में उनकी मदद करती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है। योग करके कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निरोगी रह सकता है एवं सफल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन का निर्वहन कर सकता है। नियमित योग करने के कई फायदे हैं, इसलिए अब विश्व भर में योग को खास महत्व दिया जा रहा है। वहीं योग को प्राथमिकता देने और इसके प्रति लाभों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अब हर साल जो है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप योग के बारे में लिख सकते हैं। समय का महत्व, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समय और योग। तो समय जीवन के अनमोल धरोहर है, यह सदैव गतिमान रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि समय का अपव्यय हमें निराशा और असफलता की ओर धकेल देता है। समय को एक बार खोने के बाद उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, इसलिए इसका महत्व हमारी ज़िंदगी से अत्यधिक है। महान लोगों की सफलता का रहस्य भी समय का सही प्रबंधन और उसका सदुपयोग है। हर क्षण को महत्व देना और उसे सही दिशा में उपयोग करना हमारी उन्नति का मार्ग जो प्रशस्त करता है। हमें अपनी दिनचर्या में समय का प्रबंधन करना चाहिए ताकि
हम हर कार्य को समय पर पूर्ण कर सकें और जीवन को अधिक सार्थक बना सकें। समय की समझ और उसका सही उपयोग न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी अहम भूमिका निभाता है। अतः हमें समय का महत्व समझकर उसे सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से समय के बारे में आपको लिख लेना है और समझना है कि हम कैसे लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। अगला दे रखा है जल है तो कल है, विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो जल है तो कल है, पानी की एक एक बूंद सोना है, पानी अनमोल है, ऐसे कई नारे हैं जो पानी के महत्व को बताते हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। पानी इस धरा को हरे भरे रखा हुआ है। अगर जल न होता तो पूरा यह भूभाग जो है वो सूखा होता, यहाँ पर जीवन भी नहीं पनपता। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला, अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के संबंध में दो मित्रों के मध्य जो है वो संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच में जो संवाद अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए, तो यहाँ पे लिख रखा है मित्र एक बोल रहा है, हेलो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कैसी जा रही है। तो दूसरा मित्र बोलता है, हाय बहुत अच्छी, मैंने इन छुट्टियों में बहुत सारी गतिविधियां की हैं, तुम्हारी छुट्टियां कैसी है। ये मित्र 1 और मित्र 2 की जगह आप नाम भी लिख सकते हैं उन मित्रों का। मित्र 1 बोल रहा है कि मेरी भी अच्छी चल रही है, मैंने इस बार कुछ नया करने की सोची है। मैंने सोचा है कि मैं एक किताब पढ़ूंगा और कुछ बाहर घूमने भी जाऊंगा। तो दूसरा मित्र बोल रहा है, वाह यह तो बहुत अच्छा प्लान है, मैं भी गर्मियों में अपने दादी नानी के घर गई थी और वहाँ खूब मस्ती की, कुछ खास जगहें देखी और बहुत सारे खेल जो है वो खेले। बहुत सारे खेल खेले। मित्र 1 बोल रहा है, बहुत अच्छा, तुम्हें किस जगह जाना अच्छा लगता है। तो मित्र 2 बोल रहा है कि मुझे तो दादी नानी के बाग में खेलना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ ताज़े फल और सब्जियाँ मिलती हैं। मित्र 1 बोल रहा है, सुनकर अच्छा लगा, मुझे भी अपनी छुट्टियों का पूरा उपयोग करना है। तुम्हें क्या लगता है मुझे किस तरह की किताब पढ़नी चाहिए। तो मित्र 2 कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक रोमांचक उपन्यास पढ़ते हो, इससे तुम्हारी छुट्टियाँ और भी मज़ेदार हो जाएगी। इसके आगे की कहानी भी जो हम अपने मन से बना करके आगे लिख सकते हैं। अगला दे रखा है, आपको आपकी किस खेल में अधिक रुचि है विषय पर दो मित्रों के बीच में संवाद लिखना है। तो दो मित्रों के बीच में संवाद दिया गया है। यहाँ पर रोहन बोल रहा है, हेलो तुमने हाल ही में क्या किया। तो आलोक बोल रहा है, नमस्ते मैंने हाल ही में क्रिकेट खेला है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तुमको किस खेल में रुचि है। तो रोहन कहता है, वाह क्रिकेट अच्छा लगता है, मैं भी क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी खास रुचि फुटबॉल में है। आलोक कहता है, ओह फुटबॉल, वो भी मज़ेदार खेल है, तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। तो रोहन कहता है, हाँ मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, टीम वर्क और त्वरित सोच के कारण मुझे ये खेल बहुत आनंद देता है। रोहन कहता है, सही बात है, खेलों में अपनी पसंद बहुत महत्वपूर्ण होती है, अच्छा है कि हम दोनों को अलग अलग खेल पसंद है। रोहन कहता है कि बिल्कुल, खेलों में हम दोनों को अच्छा समय मिलता है और साथ ही हम फिट भी रहते हैं। आलोक कहता है, सही कहा, खेल खेलना हमेशा मज़ेदार होता है। तो दो दोस्तों के बीच में खेल के बारे में जो ये वार्तालाप हुआ है, संवाद लेखन के माध्यम से आपके लिए लिखा गया है। अगला, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। ये महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षा में आता है, आपको लिख लेना है और समझ लेना है कि हमको कैसे लिखते हैं इसको। नरेंद्र बोल रहा है, अमित कुछ परेशान से लग रहे हो। तो अमित कहता है, कल हमारी गणित की परीक्षा है। नरेंद्र कहता है, मैंने तो पूरे पाठ्यक्रम का अभ्यास कर लिया और तुमने। तो अमित कहता है कि अभ्यास तो मैंने भी कर लिया है, पर कई सवाल मुझसे हल नहीं हो रहे हैं। तो नरेंद्र बोलता है, ऐसा क्यों। तो अमित कहता है कि जब वे सवाल समझाए गए थे तब बुखार के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। नरेंद्र, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अमित कहता है कि लेकिन इसमें तुम्हारा बहुत समय लग जाएगा। नरेंद्र, अरे दोस्त, तुम्हें पढ़ाते हुए मेरे दोहराने का काम भी जो है वो हो जाएगा। तो नरेंद्र कहता है, अरे दोस्त, तुम्हें पढ़ाते हुए मेरे दोहराने का काम भी हो जाएगा। अमित बोलता है, लेकिन मैं इस अध्याय के लिए सूत्र रट नहीं पा रहा हूँ। नरेंद्र कहता है कि सूत्र को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। एक बार में समझ लो कि सूत्र बना कैसे, फिर कैसा भी सवाल आए तुम ज़रूर हल कर लोगे। तो अमित कहता है, वाह मित्र, तुमने तो मेरी समस्या ही हल कर दी, चलो अब कुछ समझा भी दो। इस प्रकार से दो मित्रों के बीच में जो है वो परीक्षा के संबंध में चर्चा हुई। निम्नलिखित विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, जल संरक्षण के बारे में पूछा है। तो यहाँ प्रस्तावना दी हुई, सीधे सीधे आप यहाँ जितने पॉइंट दे रखे हैं, आप सब पॉइंट को आप ऊपर की ओर लिख लेंगे, रूपरेखा करके। जितने 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट के नाम लिखेंगे, तो उसको वो रूपरेखा हो जाएगी, उसका अलग से नंबर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में निबंध शुरू करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रस्तावना जल संरक्षण के बारे में दी हुई है।
फिर वर्णन उसके बारे में किया हुआ है। जल चेतना हमारा दायित्व, अगला पॉइंट इसमें दे रखा है जल संकट के दुष्परिणाम, जल संरक्षण के उपाय, और फिर दे रखा है उपसंहार। इस प्रकार से आपको पूरा निबंध जो है वो कवर, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है। जल संरक्षण प्रस्तावना जो दे रखी है वो लिखना है। फिर वर्णन में आपको 1-2 पॉइंट का वर्णन करना है, इस हिसाब से आपको पूरा कर लेना है। फिर जल संरक्षण के उपाय दे रखे हैं, और आखिरी में सबसे लास्ट में हर निबंध में जो है वो उपसंहार आएगा, और सबसे पहला वाला पॉइंट आपको प्रस्तावना लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, इसमें भी देख लीजिए आप, इस हिसाब से आप पूरा ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, इसको भी आप पूरा से अच्छे से याद कर लिए। तो प्रस्तावना दे रखी है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट प्रभाव दे रखा है, तीसरा पॉइंट इसमें कारण दे रखा है। ये सभी पॉइंट जो दे रखे हैं वो आपको ऊपर रूपरेखा लिख करके उसमें सभी पॉइंटों का लिखना है नाम, तो वो आपकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी निबंध की। उसका अलग से नंबर मिलता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखने के लिए आपको आएगा। तो तीसरा पॉइंट कारण इसमें दे रखा है, और चौथा दे रखा है निदान, इसका क्या उपाय है पर्यावरण प्रदूषण का। और आखिरी में आपको लिखना है उपसंहार, तो उपसंहार इसमें लिखा हुआ है। इस हिसाब से आपको पूरा निबंध जो है वो तैयार कर लेना है, और याद भी अच्छे से कर लेना है। निश्चित रूप से परीक्षा में इसके आने के चांस ज़्यादा है। अगला दे रखा है मेरी प्रिय पुस्तक, जिसमें यहाँ पर रामचरितमानस प्रिय पुस्तक के बारे में लिखा गया है। प्रस्तावना दी हुई, ये सभी पॉइंट जो भी हैं प्रस्तावना और बाकी के जो पॉइंट वो आपको रूपरेखा में सबसे ऊपर सबसे पहले लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना लिखी हुई है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। फिर मानव जीवन का पूर्ण चित्रण रामचरितमानस के माध्यम से, ये पॉइंट दे रखा है। सहयोग की भावना, ये वाला पॉइंट दे रखा है। कल्याण की भावना, ये वाला पॉइंट दे रखा है। और भावना भक्ति या भक्ति भावना, ये दे रखा है। और आखिरी में जो है वो उपसंहार आपको लिखना है। हर निबंध में आपको आखिरी में उपसंहार लिखना है, शुरुआत में प्रस्तावना आपको लिखना है, ये हमेशा याद रखना है। और सबसे पहले जो है वो आपको रूपरेखा निबंध की लिखना है, जिसमें सभी पॉइंट आपको लिखना है। अगला आदर्श विद्यार्थी के गुण, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आप मन से भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना लिखना है पहले, फिर आदर्श विद्यार्थी के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं यहाँ दे रखे हैं। अनुशासन और समय पालन, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, परिश्रम और लगन, आदर और विनम्रता, सकारात्मक सोच, जिज्ञासा और प्रश्न पूछना, खेलकूद और सर्वांगीण विकास, ये सब आदर्श विद्यार्थी के अंदर गुण होते हैं। उसके बाद आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार कैसा होता है, ये भी लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। और आखिरी में जा कर के आपको उपसंहार लिखना है। विद्यार्थियों, आपको अच्छे से सोच समझ करके सरल तरीके से आपको याद करना है, इसलिए आपको छोटे छोटे निबंध यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है जीवन में खेलों का महत्व। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है, उसमें सभी पॉइंट लिखना है। ये प्रस्तावना, व्यस्त जीवन एवं खेलों का महत्व, सबसे आखिरी में जाकर के उपसंहार से जितने भी पॉइंट है वो सब लिखना है। यहाँ पर पहले प्रस्तावना दिया हुई है, प्रस्तावना आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। व्यस्त जीवन एवं खेल के बारे में दिया हुआ है, और खेलों का महत्व बताया गया है। साथ ही उपसंहार भी सबसे आखिरी में जो है वो बताया गया है। इस हिसाब से आपको पूरा निबंध आपको कर लेना है, जीवन में खेलों का महत्व। अगला जो दे रखा है वो गद्य खंड के पाठों गद्य खंड आ जाएगा। हम यहाँ पर ये निबंध वाला और पत्र लेखन वाला जो है वो पूर्ण करते हैं। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा हो, आप आराम से अच्छे से रोक करके या स्पीड कम करके भी लिख सकते हैं। आपको अगर दिखने में कोई समस्या आ रही है, अक्षर सही नहीं दिख रहे हो, तो आप जो है क्वालिटी वीडियो की वो बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जा करके, क्योंकि कम नेटवर्क मिलने पर वो ऑटोमेटिक जो है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है आपके मोबाइल में। या तो अच्छे नेटवर्क में जाए या फिर वो क्वालिटी सेटिंग में जा करके बढ़ा लें, ताकि आपको बिल्कुल साफ अक्षर स्वच्छ दिखाई दे और आप आराम से अच्छे से लिख सकें। अगला पार्ट भी जो हम जल्द ही लाने वाले हैं, इसका अगले जो प्रश्न उत्तर है, तो ये पार्ट हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे के जो है वो हम अगले वाले पार्ट में लेकर के आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें। ये व्हाट्सएप पर शेयर करें, मैसेज में शेयर करें, लिंक जो है वो काफ़ी करके शेयर करें, तो ताकि
सभी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकें और सभी जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, उनका भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। अगला पार्ट जो है वो जल्द हम लेकर के आ रहे हैं हिंदी का ही, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अभी आपने हमारा सपोर्ट किया, अच्छे से ध्यान दिया, लिखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।